So today we are going to start with the next chapter, that is the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन को मेरे बच्चों हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन का भी नाम देते हैं जी। सो रेट ऑफ रिएक्शन या इसके लिए स्पीड ऑफ रिएक्शन दोनों वर्ड ही जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ दिस चैप्टर। काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसमें काफी ज्यादा नई चीजें आप लोगों के सिलेबस में ऐड हुई हुई है, ठीक है, जो कि बुक्स में नहीं है। तो प्लीज जरा ध्यान से इसके नोट्स जो है वो जरूर कॉपी कीजिएगा, ठीक है, और इनको लर्न कीजिएगा। इसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि आपकी पहले नहीं थी, बुक्स में नॉर्मली ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट्स सपोज माय डियर, ये आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है जी। जो चीजें रिएक्ट कर रही होती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। और ये जो चीजें बन रही हैं इनको हम लोग जो है वो प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं जी। तो यू गॉट द रिएक्टेंट्स एंड यू गॉट द प्रोडक्ट्स। अब किसी भी रिएक्शन को देख के इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल के बताइए कि ये रिएक्शन जो है ये कितनी देर में कंप्लीट होगा, कोई मुझे बताएगा? नहीं बता, नहीं बता सकते। कैसे? अगर हम सामने कर रहे हो तो फिर बता सकते हैं, सामने कर रहे हो फिर बता सकते हैं, ठीक है जी। चलिए मैं इसकी सर जब कोई रिएक्टेंट फिनिश हो जाएगा। नहीं, वो तो फिनिश हो जाएगा हशाम, मेरा क्वेश्चन ही तूने सुना। मैं कह रहा हूं कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा। स्टॉप वॉच यूज करके बता सकते हैं। अच्छा, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल देते हैं हम लोग। पहली एग्जांपल जो है दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को आपको पता है जंग लगता है, रस्ट लगता है। कैसे लगता है? ये आयरन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, सो यू आर गोइंग टू गेट Fe2O3.H2O। तो ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको हम लोग रस्ट का जो है वो नाम देते हैं, जंग का नाम देते हैं जी। और ये जो जंग है मेरे बच्चों, इसको लगने में काफी दिन लग जाते हैं, सेवरल डेज। यानी अगर आप आयरन के ऊपर पानी भी फेंको और उसको हवा में रख दो तो फौरन नहीं जंग लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, काफी दिन लग जाएंगे इस जंग को लगने में। इसके कंपैरिजन में एक दूसरा रिएक्शन करते हैं, आपके पास जिंक है, इसको हम लोग एक एसिड के अंदर डाल देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जिंक इसके साथ मिलके बना देगा जिंक क्लोराइड और साथ हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब ये जो रिएक्शन है इट विल कंप्लीट इन सेकंड्स, ये सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इन दोनों रिएक्शन को अगर आप कंपैरिजन करें, देखें, तो इसमें भी रिएक्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। तो हमें ये पता चल रहा है रिएक्शन करके कि ये काफी दिनों में होता है, ये सेकंड्स में होता है। तो इसका मतलब ये किसी भी रिएक्शन की जो टाइम है वो हमें उसकी इक्वेशन नहीं बता सकती। उसकी इक्वेशन सिर्फ हमें ये बता सकती है कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हमें उसकी स्पीड के बारे में नहीं बता सकती। ठीक है, अगर हमें रिएक्शन की स्पीड या टाइम निकालना है कि कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो हमें वो रिएक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, और फिर हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या है। इक्वेशन जो है वो हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है जी, तो इसको पॉइंट्स को लिख लें। द इक्वेशन ऑफ अ रिएक्शन कैन ओनली give us the information about reactants and products in order to find out the rate or speed of reaction
we have to perform the experiment। ठीक है बच्चों, तो किसी भी रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है वो हमें ये तो इंफॉर्मेशन दे सकती है कि उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, लेकिन वो ये हमें कभी नहीं बता सकती कि ये रिएक्शन कितनी देर में खत्म होगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें रिएक्शन करके देखना पड़ता है, अपने सामने उस एक्सपेरिमेंट को करके देखना पड़ता है कि इसको कितना टाइम लगता है जी। अगली चीज मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेट के लिए स्पीड का वर्ड भी यूज करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का अगर आप लोगों ने रेट निकालना है तो रेट निकालने के तीन तरीके होते हैं, तीन फॉर्मूलाज होते हैं। अब वो तीनों फॉर्मूलाज को ध्यान से सुनने। मसलन ये एक रिएक्शन है, ठीक है जी, इसमें आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं ये सपोज कर लें कि 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, ये दोनों 2 किलोग्राम है। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो तुम इन रिएक्टेंट को देखते हो कि ये कितने बचे हैं। सपोज करो ये बचे हैं 0.5 केजी, तो यूज कितने हो गए, 2 माइनस 0.5, तो 1.5 केजी ये यूज हो गए। कितना टाइम लगा है इनको यूज होने में, वो स्टॉप वॉच से आप लोग निकाल लेंगे। तो उन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला तरीका क्या होता है रेट को निकालने का, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट है, concentration of reactants used divided by time taken, so that will give you the rate of reaction। तो ये पहला तरीका है जी। दूसरा तरीका रेट को निकालने का जो है वो क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर मेरे बच्चों जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी अमाउंट चेक करते जाओ कि कितने टाइम में कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, तो उससे भी आप स्पीड निकाल सकते हो जी। क्योंकि स्टार्ट में तो ये 0 है, मसलन 2 मिनट के बाद तुम लोगों ने देखा तो ये बन गए हुए थे तकरीबन 0.75 केजी, ठीक है। तो 0.75 केजी डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है उसको, 2 मिनट लगे हैं, डिवाइडेड बाय 2 मिनट, तो दैट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वो वैल्यू किस चीज में है, किलोग्राम में, ग्राम में, मोल पर डीएम क्यूब में, किसी भी चीज में हो, डजंट मैटर, ठीक है। हमें उसकी जो क्वांटिटी गिवन है वो और डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है उस क्वांटिटी को कम होने में या ज्यादा होने में। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, so that would give you the rate of reaction। तीसरा तरीका रेट को निकालने का मेरे बच्चों क्या होता है कि ये तीसरा जो मेथड है ये सिर्फ उन रिएक्शंस में यूज होता है जिसमें कोई गैस प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है। हर एक में इस्तेमाल नहीं होगा। तो जिस रिएक्शन में गैस बनती है उस गैस का वॉल्यूम आप लोग गैस रिंच से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना वो गैस रिंच में वॉल्यूम आएगा गैस का और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट वुड गिव यू द rate of reaction as well। तो इसमें क्या होगा, rate can be find out by the volume of gas produced divided by time taken। okay, so that would give you the rate of reaction। तो ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं रेट को निकालने के लिए मेरे बच्चों। पहला रिएक्टेंट्स कितने कम हो गए हैं कितने टाइम में, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, और तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस। तो अगर हम इनके ग्राफ बनाएं तो ये देखें, अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट होगा, ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी इस तरह। और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी। और अगर कोई गैस बन रही है, ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा नीचे ये टाइम है, ये टाइम है, यहां पे टाइम है। तो गैस का वॉल्यूम भी, गैस भी प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ेगी। तो ये चेक करने तीन तरह के ग्राफ हैं। तो ये गैस जो है ये भी प्रोडक्ट में आती है, तो इसीलिए इसका भी ग्राफ इस तरह का बनता है प्रोडक्ट जैसा।
लेकिन रिएक्टेंट का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ इस तरीके से जो है वो आता है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाती है। यहां तक समझ लगी है सबको बच्चों? अच्छा जी, अब हम लोग डिफरेंट मेथड्स जो है वो पढ़ रहे हैं जिनसे हम किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो, स्पीड जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स टू फाइंड आउट द रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो पहला मेथड जो हम लोग यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द सिरिंज मेथड। ठीक है जी, ये सिरिंज नाम से पता चल रहा है, सिरिंज, सिरिंज का मतलब क्या होगा? गैस सिरिंज। तो इसका मतलब है कि ये वाला रिएक्शन, सिरिंज वाला, उन रिएक्शंस में यूज होगा मेरे बच्चों जहां पे कोई गैस प्रोड्यूस हो। ओके, सो दिस रिएक्शन कुड बी यूज्ड, so this method could be used for those reactions in which a gas is produced। ठीक है जी, सपोज करें कि ये आपके पास एक रिएक्शन है, मैग्नीशियम और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आपस में जुड़ेंगे मेरे बच्चों तो यू विल गेट MgCl2 प्लस H2। ठीक है जी, तो यहां पे देखें कि ये हाइड्रोजन जो है ये आपकी गैस है, ये बन गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग परफॉर्म कैसे करते हैं, इसका तरीका देखते हैं। सबसे पहला काम, आप लोगों ने एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है इस तरीके से। ठीक है जी, इसके अंदर तुम लोगों ने डाल देना है ये एसिड, ये HCl, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो मैग्नीशियम है, अगर मैं इसको इसमें डायरेक्ट डाल देता हूं, सपोज करें ये मैग्नीशियम है, ये मैंने डाल दिया, तो जितनी देर में मैं इसके ऊपर जो है ये स्टॉपर लगा रहा हूंगा, जिसको हम लोग बंग का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द बंग। और इसके साथ एक अंदर डिलीवरी ट्यूब होती है, और उसके साथ आप लोगों की ये गैस रिंग जो है वो कनेक्टेड होती है, दिस इज द गैस रिंग। गैस रिंग जो होती है मेरे बच्चों, ये शीशे की बनी होती है, ये जेब में रखें। एक तो आप लोगों ने प्लास्टिक की सिरिंज देखी होगी, अक्सर वो डॉक्टर्स के पास होती है, जिसमें वो रबर का बना हुआ पिस्टन होता है। ये गैस सिरिंज है। गैस सिरिंज के अंदर जो है, इसको याद रखें कि ये शीशे की बनी होती है, ग्लास की, और इसका पिस्टन भी ग्लास का होता है, और इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगे होते हैं, डिफरेंट, ये डिफरेंट मार्क्स लगे हैं। अब जितनी देर में मैं इसके ऊपर बंग लगाऊंगा और ये सारा कुछ लगाऊंगा, आधी गैस तो तुम लोगों की वैसे ही जाया हो जाएगी। तो इसीलिए मेरे बच्चों, तुम लोगों ने डायरेक्ट इसमें मैग्नीशियम नहीं डालना, बल्कि उसका क्या तरीका होता है, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है इस तरह करके, उसके अंदर तुम लोगों ने मैग्नीशियम का रिबन डाल देना है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसको धागे के साथ बांध के ये धागा तुम लोगों ने यहाँ पे लटका देना। ठीक है जी, तो ये मैग्नीशियम अभी तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है वो नहीं जुड़ा, तो रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। When you people want to start the reaction, तो आप लोग साथ ही स्टॉप वॉच पकड़ लें। ठीक है, तुम लोगों ने करना क्या, ध्यान से सुनो जरा। सपोज करो कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। तुम लोगों ने कॉनिकल फ्लास्क जो है, इसको क्या करना है, अपने हाथ से इस तरह करके टैप करना है। यानी ये सपोज करें कि ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसको टैप करें इस तरह करके। जब टैप करेंगे तो ये धागा जो है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकल जाएगा, और ये टेस्ट ट्यूब नीचे गिर पड़ेगी, यहां पे गिर के ये जो मैग्नीशियम है वो आजाद हो जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आएगा, फौरन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी,
वो यहां से राइज करती हुई यहां पे जाएगी, ये पिस्टन बंद था पहले, इसको जाके गैस प्रेस करेगी, दबाएगी, तो ये पिस्टन पीछे की तरफ होना शुरू हो जाएगा। और तुम लोगों ने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, जैसे ही इसको टैप करना है ये नीचे गिरा, स्टॉप वॉच ऑन कर। और तुम लोगों ने अब रीडिंग्स देते जाना है, मसलन 10 सेकंड के बाद देखो कि यहाँ पे कितनी गैस बनी है। सपोज कर लेते हैं हम लोग 15 सेंटीमीटर क्यूब गैस बनी। फिर 20 सेकंड के बाद देखें कितनी गैस बनी है। सपोज कर लेते हैं 25 सीएम क्यूब बनी है। फिर 30 सेकंड के बाद देखें कितनी गैस बनी है। सपोज कर लें 32 सीएम क्यूब बनी है। फिर 40 सेकंड के बाद देख लें कितनी गैस बनी है। लेट्स सपोज 38 सीएम क्यूब बनी है। फिर 50 सेकंड के बाद देखते हैं कितनी गैस बनी है। सपोज करें 40 सीएम क्यूब बनी है। फिर 60 सेकंड के बाद देखें कितनी गैस बनी है, 40। जब तक गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हो जाता, यानी एंड में 2-4 रीडिंग ऐसी नहीं आ जाती कि भाई वही रीडिंग हो वॉल्यूम की, तब तक तुम लोगों ने रीडिंग को नोट करते चले जाना। ठीक है जी। अब तुम लोगों ने क्या करना है, इन रीडिंग्स को यूज करके तुम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। ये वाला ग्राफ कर दूं? अच्छा जी, अब तुम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ में हमेशा याद रखें कि ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग तुम लोगों ने हमेशा वॉल्यूम ऑफ गैस लेना होता है। तो यहाँ पे गैस कौन सी बन रही है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस किसमें ले रहे हो, सीएम क्यूब में। और यहाँ पे तुम लोग टाइम लिख लो, टाइम किसमें तुम लोग मेजर कर रहे हो, सेकंड्स में, तो यहाँ पे सेकंड्स लिख दो। कई दफा ये भी होता है कि कुछ रिएक्शन जो है उनका टाइम मिनट्स में होता है, तो यहाँ पे तुम लोग टाइम लिख के मिनट्स लिख देना। तो वो कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सेकंड्स में लेना है। ठीक है, वॉल्यूम कई दफा डीएम क्यूब में होता है, तो वो डीएम क्यूब में ले लेना। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास रीडिंग किस चीज में दी हुई है। अब उसके बाद इन वैल्यूज को तुम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट करना है। ये 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये 60, इसी तरह ये 10, 20, 30, 40, 50। तो ये रीडिंग्स को जब ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तो सपोज करेंगे ये ग्राफ बन गया, मैंने वैसे ही बना दिया है। तुम लोगों को तो ग्राफ गिवन होगा, इन रीडिंग्स को मसलन 10 सेकंड पे 15 सेकंड, 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेकंड ये है, 15 ये है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, तो तुम लोग वो पॉइंट्स लेके और वो ड्रॉ कर लो, तो मैंने वैसे ही बना दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी तक रेट नहीं निकला। नाउ इफ यू पीपल वांट टू फाइंड आउट द रेट, तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं। मसलन आप लोग मुझे कहते हैं कि बताएं जी कि 20 सेकंड में कितना रेट होगा, या 15 सेकंड में कितना होगा जी। 15 सेकंड कर लेते हैं, ये 15 है। यहां पे तुम लोग इस पॉइंट में चले जाओ। तो ये जो सरफेस है ये कर्व है। अगर ये सरफेस इस तरह होती, स्ट्रेट लाइन होती, ये इस तरह, तो अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो भाई ये 2 पॉइंट्स, ये वॉल्यूम, ये टाइम, ये वॉल्यूम, ये टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर देते वैल्यूज को, तो हमारे पास रेट आ जाता। लेकिन चूंकि ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस पे ये नहीं देख सकते कि इसके सामने पॉइंट कौन सा है, नहीं। कर्व सरफेस हमेशा उसके ऊपर तुम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हो। टेंजेंट का मतलब इस पॉइंट को छूती हुई एक लाइन बना लें, ये इस तरह करके स्ट्रेट लाइन बना लें, इस तरह करके। और इस लाइन के ऊपर कोई से अपनी मर्जी के 2 पॉइंट ले लें। मसलन ये 2 ले लें, जरूरी नहीं ये 2 लें, यहां पे ले लें, एक यहां पे ले लें और एक यहां पे ले लें, जहां पे मर्जी 2 पॉइंट ले लो। लेके इनको नीचे भी ड्रॉ कर दो इस तरह, और इधर भी ले जाओ, इसको नीचे भी ड्रॉ कर दो और इधर भी ले जाओ। अब ये जो पॉइंट्स आ गए, इनसे तुम लोगों ने ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये y2 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है, और ये वाला x1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 40, माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है, 18 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, 30, माइनस इसकी कितनी है, 5। तो इनको सॉल्व करने कितना आ गया, 22 डिवाइडेड बाय 25
इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सीएम क्यूब पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम सीएम क्यूब में था और नीचे टाइम सेकंड्स में। अगर नीचे टाइम मिनट्स में होता तो तुम लोग सीएम क्यूब पर मिनट कर देते। अगर ऊपर डीएम क्यूब में होता, अगर ऊपर डीएम क्यूब में होता तो तुम लोग डीएम क्यूब पर सेकंड कुछ भी जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उनको यूज करके तुम लोगों ने जो है ना निकालना है आगे। यू गॉट इट? चलिए जी, दूसरा मेथड हम लोग शुरू कर रहे हैं। द सेकंड मेथड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द कैलोरीमेट्रिक मेथड। कैलोरीमेट्रिक ये वर्ड निकला हुआ है कलर से। ये अमेरिकन वर्ड में कलर के स्पेलिंग COLOR होते हैं और ब्रिटेन इंग्लिश में COLOUR होते हैं। तो ये कलर जो है ना, ये यूएसए की इंग्लिश कैलोरीमेट्रिक नाम से पता चल रहा है, रंग रंग का कुछ चक्कर है। यानी अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें कलर का डिफरेंस हो, सोल्यूशन का कलर डिफरेंट हो जाए, यानी पहले जो है वो रेड था बाद में जो है वो येलो हो जाता है, तो रेड से येलो को होने में कितना टाइम लगता है उससे हम लोग जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन ये मेथड उन रिएक्शंस में यूज होगा जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सॉल्यूशन का कलर डिफरेंट हो। ठीक है जी, तो इसको पहले लिख लें कि दिस मेथड would only be used for those reactions in which there is a change in color of solution. लेट्स सपोज आपके पास ये कॉपर सल्फेट है, इसमें हम लोग जिंक डाल देते हैं, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज का पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड द लास्ट वन दैट इज सिल्वर। तो जिंक ये है और कॉपर जो है वो ये है। अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड हो जिसमें एक मेटल लगी हुई है और एक अलग मेटल मौजूद है अकेली तनहा, जो अकेली वाली मेटल है अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो और जो नीचे वाली मेटल है उसने कंपाउंड बनाया हो, तो जो अकेली मेटल है अगर वो ज्यादा ऊपर हो, रिएक्टिव हो नीचे वाली मेटल से जो कि कंपाउंड में मौजूद है, तो ये क्या करती है, इसको इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है। तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट और कॉपर पैदा हो जाएगा। यानी जिंक जो है इसने कॉपर को हटा दिया क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो इसने इसको हटा के इसकी जगह पे लग गया और कॉपर बेचारे को बीच में से निकाल दिया जी। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी नाम देते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है मेरे बच्चों, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था कि इसका कलर ब्लू होता है, और जिंक सल्फेट का कलर याद रखिए कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता भाई, कलरलेस है, जिस तरह पानी का कलर है उस तरह का है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन किस चीज की वजह से बनता है, कंपाउंड की वजह से। ये जो अकेली चीजें हैं ये तो मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, इनको नहीं देखते, कंपाउंड को देखते हैं। तो कॉपर ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कलरलेस है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कलर का फर्क आ रहा है सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब है हम लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, कैलोरीमेट्रिक मेथड। अब इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं लाइक दैट। ठीक है जी, अच्छा जी, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं मेरे बच्चों, इसमें हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट, दिस इज कॉपर सल्फेट। नाउ दिस इज द लैंप, ये आपके पास एक लैंप है, लैंप बल्ब को कह ले, लैंप की रोशनी जो है वो व्हाइट लाइट होती है, तो वो व्हाइट लाइट जो है वो उसके ऊपर पड़ती है, ये व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जो होती है मेरे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाइट लाइट जो है जो सूरज से रोशनी निकलती है उसके 7 कलर्स होते हैं विद गॉयर। ठीक है जी,
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो आप लोगों की कई दफा रेनबो बनती है, कोसे कज़ा बनती है, उसमें ये 7 कलर्स जो है वो कैसे बनते हैं? उस वक्त जो बारिश के कतरे हैं वो हवा में होते हैं, तो जो सूरज की रोशनी है वो उनमें से जब गुजरती है तो वो स्प्लिट होके और 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये 7 कलर्स जो है वो होते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट जो है तुम लोगों को पता है कि ये ब्लू कलर का होता है। जब व्हाइट लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये क्या करेगा? ये सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, इन सबको। ये एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो ब्लू वेवलेंथ जो है वो आगे तक जाती है, और यहां पे तुम लोगों का जो है वो एक लगा होता है सोलर सेल। एंड दिस सोलर सेल, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अटैच्ड विद अ लाइट इंटेंसिटी मीटर। लाइट इंटेंसिटी मीटर जो है उसमें रीडिंग्स हम लोग कैंडेला में लेते हैं। आप लोगों ने फिजिक्स में शायद ये चीज पढ़ी होगी। अब यहाँ पे व्हाइट लाइट के 7 कलर्स में से 6 कलर एब्जॉर्ब हो गए हैं, सिर्फ ब्लू कलर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो ब्लू कलर यहां तक पहुंचा है। ये लाइट इंटेंसिटी मीटर के ऊपर नीडल है, ये हमें बता देगी कि लो जी कितनी लाइट की इंटेंसिटी है। अब तुम लोगों ने अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं किया। व्हेन यू पीपल वांट टू स्टार्ट द रिएक्शन, तो तुम लोगों ने स्टॉप वॉच पकड़ लेनी है। स्टॉप वॉच पकड़ के इसमें ये दूसरी चीज जिंक डाल दें। जैसे ही जिंक डालेंगे इसमें तो कलर ब्लू से कलरलेस होना शुरू हो जाएगा। जो कलरलेस चीज होती है पानी जैसी, वो व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो सारी की सारी व्हाइट लाइट जो है वो यहां से निकल के यहां तक पहुंचेगी, और ये लाइट इंटेंसिटी मीटर जो है वो कोई और रीडिंग देगा। ठीक है जी। तो यहां पे तुम लोगों ने रेट निकालना है, तो वो जो लाइट इंटेंसिटी की जो रीडिंग्स हैं उसमें कुछ जरूरी नहीं है कि इनिशियल रीडिंग बड़ी है कि फाइनल बड़ी है। जो बड़ी रीडिंग है, लार्ज रीडिंग है, उसमें से स्मॉल रीडिंग को माइनस कर दो, यानी लार्ज रीडिंग किसकी? लाइट इंटेंसिटी मीटर की, माइनस स्मॉल रीडिंग। और कितना टाइम लगा है रीडिंग को चेंज होने में, वो टाइम तुम लोगों को स्टॉप वॉच से पता चल जाएगा। तो उससे मेरे बच्चों तुम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। समझ लगी? ये नया मेथड ऐड हुआ है, सो यू शुड नो अबाउट इट। ये 3-4 नए मेथड है। पेपर में पिछली बार को एक क्वेश्चन आ चुका है टाइट्रेशन मेथड, वो मैंने एंड पे करवाना है, लेकिन ये 2 मेथड्स और हैं जो अभी तक नहीं आए, तो वो चांसेस हैं लेकिन नहीं नहीं P2 में आया हुआ था यार। P2 में बेटा उसने बकायदा क्वेश्चन पूछा हुआ था एक, यू शुड नो अबाउट इट। चलिए जी, आज के लिए इतना इनफ है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल इसको जो है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं